नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए अध्याय भारतीय संविधान में दिए गए उपबंधों के आधार पर निर्मित की गई है। इस पुस्तक का अध्ययन हम इसलिए ही नहीं करते कि ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इस पुस्तक का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें इनके क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए और हम जिस शासन व्यवस्था में रहते हैं उस शासन व्यवस्था का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसी क्रम में आज आगे हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। संविधान जो है जीवन का मार्ग है, जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का ये जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न होने के कारण संविधान की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। भारतीय संविधान की भी अपने कुछ निजी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहला है निर्मित लिखित संविधान। भारत का संविधान, भारतीय संविधान एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस संविधान में अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया और इस संविधान की जो बातें हैं वह लिखी हुई हैं सारी। इस दृष्टि से यह ब्रिटिश संविधान के विपरीत और अमेरिकी संविधान की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां विद्यमान है, 22 भाग है। सबसे बड़ा संविधान है। जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। व्यापक संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ये व्यापक क्यों है? भारतीय संविधान अतीत से संबंध है। 1995 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसके अनेक प्रावधानों को भारतीय संविधान में उसी रूप में ले लिया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित सबसे लंबा प्रलेख था। भारतीय संविधान में 1935 के ढांचे को ही अपनाया गया है। इस कारण संविधान स्वाभाविक रूप से व्यापक हो गया है। संविधान की व्यापकता के कारण अनेक अन्य कारण भी हैं। भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में न केवल केंद्र के प्रशासनिक ढांचे का ही
वर्णन किया, परंतु इकाइयों के प्रशासनिक ढांचे का भी वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की व्यवस्था के कारण संविधान के आकार में वृद्धि हो गई है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों को, आंग्ल भारतीयों को, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित विशेष वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक समझा। भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है, परंतु देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित एक विस्तृत आचार संहिता है। आदर्श संविधान के सामान्य बात करते हैं हम कि संविधान सभा में हरि विष्णु कामत ने तो कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात यह संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्राप्त है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत में के संविधान में किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे। भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत न होकर, राजा न होकर के भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारतीय गणराज्य ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतांत्रिक राज्य हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य है। भारतीय राज्य का गणतांत्रिक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुक्रमात्मक राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित होता। भारत राज्य की प्रभुत्व संपन्नता या उसका गणतंत्र स्वरूप उसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता से अप्रभावित है। 10 मई 1949 को पंडित नेहरू ने आकाशवाणी की एक भाषण में कहा था, हमारा संविधान पूर्ण गणतंत्रीय है। हमारे शासन में सम्राट की कोई स्थिति नहीं है और हम उसके प्रति निष्ठावान नहीं हैं। एम स्वामी रामास्वामी ने कहा था, सम्राट राष्ट्रमंडल का प्रधान अवश्य है, किंतु यह प्रधान पद केवल औपचारिक है और इसका संवैधानिक महत्व प्राय बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत का आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। समाजवादी राज्य। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद हुआ कि भारत के द्वारा
समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। अंत में यही सोचा गया कि एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नवीन विवादों को जन्म मिलेगा, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। वस्तुतः प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित करने से वस्तुस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं हुई। समाजवाद शब्द अपने आप में बहुत अधिक स्पष्ट है। भारत के द्वारा अपने विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही समाजवाद को अपनाया जाएगा। भारतीय समाजवाद अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न होगा। पंथ निरपेक्षता, जो प्राचीन पंथ निरपेक्षता को संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा, संविधान का एक आदर्श और एक लक्ष्य है। भारतीय संविधान में लिखा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। प्राचीन भारतीय राजनीति मुस्लिम काल के धार्मिक राज्य तथा ब्रिटिश शासन काल की धर्म विभेद की नीति के अंतर्गत शासन में विशिष्ट धर्म को प्रमुख स्थान दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे। वे जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को आघात पहुंचा है और नई प्रजातंत्र की सुदृढ़ नींव समस्त प्रजाजनों के विश्वासों के आधार पर ही रखी जा सकती है। अतः उन्होंने परंपराओं के विरुद्ध जाकर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया है। यह धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके धर्मनिरपेक्षता को और बल प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मार्च 1993 को निर्णय में कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है, भारतीय संविधान का एक आदर्श और एक लक्ष्य है। हम इस बात को जानते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अधर्मी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्य द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति से नागरिक होने के नाते संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंध नहीं, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न कि इसका प्रचार, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य न केवल धार्मिक है और न अधर्मी है और न धर्म विरोधी है, परंतु धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों में सर्वथा पृथक है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में पूर्णतः तटस्थ है। लचीला और कठोर संविधान। भारतीय संविधान लचीला और कठोर संविधान है। भारतीय संविधान की अधिकार धाराओं में संशोधन करने के लिए संशोधन
सदन के दोनों सदनों के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। विशेष संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संसद के दोनों सदनों के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक हो जाता है। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पहला कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। लचीला जो संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता है और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जो हमारे भारत में हमने अपनाई है कि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधन करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन का 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि। संविधान निर्माता द्वारा ये देखा गया कि कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर भी इस बात को ध्यान रखा गया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में बहुत जल्दी ही किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति उतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका या अन्य राज्यों के संविधान की संशोधन की पद्धति है। कुछ विषयों में तो संविधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता का अर्थ परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और न ही अमेरिकी संविधान की भांति कठोर है। जो हमारे यहाँ व्यवस्था पाएगी उस व्यवस्था में संविधान में इस प्रकार का दिया गया है कि न तो संविधान कठोर है न ही लचीला है। और इस कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। फिर अगले कक्षा में इसके संविधान के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।